हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपके 12th क्लास का लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने 10th में 11th में काफ़ी कुछ पढ़ा है। आज हम प्रोबेबिलिटी की काफ़ी सारी नॉलेज अटेन करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, फिर बेस थ्योरम, फिर हम रैंडम वेरिएबल्स और उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बेटा किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी इवेंट के आने की ना आने की सर्टेनिटी की अनसर्टेनिटी की प्रोबेबिलिटी उसके बारे में सीखा। फिर हमने एक्सियोमेटिक अप्रोच सीखी थी 11th क्लास में। एक्सियोमेटिक अप्रोच डेवलप करने वाले थे A.N. कोलमोगोरोव, जो एक रशियन मैथमेटिशियन थे बच्चों। ठीक है, और हमने देखा कि जो एक्सियोमेटिक थ्योरी थी और आपकी क्लासिकल थ्योरी थी, जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होते थे तो इनके बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता था। ठीक है, इक्विवेलेंस हो जाती थी, ये इक्विवेलेंट हो जाती थी इक्वली लाइकली आउटकम के केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक्सियोमेटिक थ्योरी से आने वाली प्रोबेबिलिटी। अब हम थोड़ी अपनी नॉलेज को और ब्रॉडन अप करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, इसको कैसे हम बेस थ्योरम में यूज़ करेंगे, और कैसे इसको बहुत सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने में हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट व्हाट वी हैव लर्नड एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। सो फॉर्मली अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। तो बेटा, एक कॉइन को या तीन कॉइन ले लो, फेयर कॉइन्स। फेयर मतलब एक साइड हेड है, एक साइड टेल है। उनको आपने उछाला तो सैंपल स्पेस ये बनेगा, तीनों में हेड आ जाए, दो में हेड, एक में टेल आ जाए, ये हमारा सैंपल स्पेस आएगा। ये हम बहुत बार देख भी चुके हैं। अब ये एक इवेंट मानो बच्चों जिसमें एटलीस्ट दो हेड हैं, तो एटलीस्ट दो हेड, तो दो हेड और तीन हेड वाला केस आ गया। ये आपका सैंपल स्पेस बन गया ई का। एफ एक इवेंट मानो जिसमें फर्स्ट कॉइन है वो टेल दिखाए, फर्स्ट कॉइन टेल दिखाए, तो फर्स्ट कॉइन टेल वाला ये एफ का सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब आप जानते हो हर इस सैंपल स्पेस में हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली आउटकम है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8 1/8। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। ये सब 1/8 1/8 1/8 हैं। अच्छा, ये सारी 1/8 है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालूँ अगर ओनली ई की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगी 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1/8 4/8, वो आ जाएगी 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर निकालोगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी हुई तो ये भी क्या हो जाएगी 1/8, फिर इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/8 + 1/8 + 1/8, यहाँ से आ जाएगा 4/8, जो कि हो जाएगी आपकी हाफ। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की भी हाफ आई। यहाँ तक हमने कुछ भी नया काम नहीं किया है, ये हम 11th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो कि जो आपके ई और एफ इवेंट है बच्चों, ये ई है, ये एफ है, इनका इंटरसेक्शन मैं ऑब्जर्व करूं, ई इंटरसेक्शन एफ में कौन सा आ रहा है बेटा? देखो एच रिपीट नहीं हो रहा, ये भी रिपीट नहीं हो रहा, ये भी रिपीट, THH दोनों में है, टेल हेड वाला केस दोनों में है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में बेटा एक सैंपल पॉइंट आया। ठीक है, THH ये वाला पॉइंट आ गया। तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर एक है तो आपका प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की क्या हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई आपके पास 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गई बच्चे 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गई है आपकी 1/8। यहां तक एकदम क्लियर। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को और ज्यादा इलैबोरेट करता हूं। अब मानो कि हमें पहले ही दे दिया कि फर्स्ट कॉइन पर हमेशा टेल आता है, कि फर्स्ट कॉइन एक टेल आता है, मतलब एफ जो इवेंट था वो अकर कर ही रहा है। फर्स्ट कॉइन जो टेल है उसमें भाई टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, ये वाला केस था एफ का। वो कह रहा है फर्स्ट कॉइन पर हमेशा टेल आता है, मतलब एफ आपका अकर कर रहा है। और अब तुम्हें ई की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोले,
अब तुम्हें ई की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेगा। ई इवेंट क्या था? ई इवेंट था बेटा हमारा कि एटलीस्ट 2 हेड। ई इवेंट था एटलीस्ट 2 हेड। कह रहा है पहले पे टेल आए और एटलीस्ट 2 हेड आए तो ओनली एक केस बनेगा, टेल हेड हेड। फर्स्ट पर टेल और फिर दूसरा भी इवेंट। तो अब कह रहा है ई की प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली फर्क पड़ गया बेटा, ई का सैंपल स्पेस ही चेंज हो गया। पिछली बार एटलीस्ट 2 हेड वाले में हेड 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 वाला केस था, वो इस बार नहीं हो सकता क्योंकि पहले टेल आना कंपलसरी कर दिया था। भाई पापा ने तुम्हें बोला कि स्कूल चले जाओ, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा स्कूल है, यहां आने के 3 रास्ते हैं, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे सीधा आ जाओ, ये 3 रास्ते हैं, ठीक है, ऐसे रास्ते थे। पापा ने बोला स्कूल चले जाओ, तो अब तुम तीनों में से कोई भी एक रास्ता बोलोगे, ठीक है। लेकिन यहां तुम्हारी मासी का घर है, यहां मासी का घर है, पापा ने बोला बेटा पहले मासी के घर जाना फिर स्कूल जाना, तो अब तुम्हें फिक्स हो गया कि इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, मासी के घर होते हुए ही जाना है, तो ये रास्ता फिक्स। तो यहां मासी का घर है कि पहला टेल आना चाहिए, तो मासी के घर होते हुए जाना है, तो 3 की बजाय 1 रह गया था, यहां सैंपल स्पेस में 1 बच गया, ठीक है। मतलब आपका ई का सैंपल स्पेस क्या हो गया? रिड्यूस। और सैंपल स्पेस ही जब रिड्यूस हो जाएगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। अब देखते कैसे फर्क पड़ेगा। तो अब जो सैंपल स्पेस मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, सैंपल स्पेस ऑफ एफ विच इज फेवरेबल टू इवेंट ई, ये हो गया THH। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंसिडरिंग एफ एज द सैंपल स्पेस क्या हो गई? 1/4 हो गई। 4 में से एक ही केस हो रहा है, 1/4 हो गई। मतलब यहां पे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। एफ अकर हो चुका है, मतलब टेल वाला काम हो चुका है। तो टेल वाले के केस में एफ के अंदर क्या क्या थे बेटा? टेल 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 हेड, टेल हेड हेड और टेल हेड टेल, ये थे 4। और अब ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई में बचा केवल आपका THH, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी? 1/4 हो गई। फेवरेबल अपॉन टोटल 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी को बोलते हैं बेटा हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। और इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ E बाय F। जो नीचे होता है दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्लियर बेटा? ये मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बनाई मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल से डेफिनेशन बनाई। अब आपके लिए मैं जनरलाइज करता हूं, ठीक है, कि जो आपका F है, F का एलिमेंट अगर ऑब्जर्व करोगे, जो F था आपका THH वाला, ठीक है, जो F का इवेंट ये है जो E को वो कर रहा है। F में 4 चीजें थी बेटा, टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड और टेल हेड टेल। F में ये 4 चीजें थी। F का कौन सा इवेंट E को फेवर कर रहा है? केवल एक इवेंट है कि पहला टेल और एटलीस्ट 2 हेड भी हों, ये एक ही कर रहा है। और यही आपका शुरू में मैंने बताया था E इंटरसेक्शन F में था, E इंटरसेक्शन F में था। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F निकालनी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर फेवरेबल टू F, मतलब N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F। ऊपर नीचे N ऑफ S से डिवाइड कर दो, टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड कर दिया, ये बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। मतलब मैंने डिराइव कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E given that F has already occurred, this will be equal to probability of E intersection F upon probability of F। ये बात क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। ये आ गया मेरा यहां से रिजल्ट। इस रिजल्ट के बेस पर हम ढेर सारे क्वेश्चंस बनाएंगे,
क्लियर भाई, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट को टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड किया तो ये प्रोबेबिलिटी बन गया। क्लियर है, नो चैलेंज इन दिस। अब आगे चलते हैं। इफ ई एंड, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बताता हूं। इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सेम स्पेस सैंपल स्पेस, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई given that f has already occurred will be probability of e by f will be equal to probability of e intersection f upon probability of f provided p of f नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब f जो है फाई ना हो, अदरवाइज बेटा ये अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो f फाई नहीं होना चाहिए तुम्हारा ऑलरेडी। क्लियर, नेक्स्ट। अब बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ई और एफ दो इवेंट है सैंपल स्पेस के, तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ, एस यहां पर सैंपल स्पेस है, एफ कोई भी इवेंट है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ के इक्वल होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ को बाय डेफिनेशन क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बेटा एस इंटरसेक्शन एफ आपका एफ ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1, ये 1 आ गई। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ अगर तुम लिखोगे, ये क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बाय डेफिनेशन एफ इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? एफ ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दिस विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है, एकदम सिंपल। आगे चलते हैं। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि और भी दो इवेंट है सैंपल स्पेस के, प्रोवाइडेड पी ऑफ एफ इज नॉन जीरो, देन पी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ विल बी इक्वल टू दिस। प्रूव करनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ। बाय डेफिनेशन क्या आएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आएगा बाय डेफिनेशन। अच्छा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेट का लगाओ तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया तो वहां से ये यूज करूंगा तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर है? ए इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है? ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हम पहले ही सीख के आ चुके हैं छोटी क्लासेस में, उस रिजल्ट को यहां पर यूज कर लिया तो क्या आ जाएगा यहां से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ये आ गया। और बेटा अपॉन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, ये तीनों के अपॉन में लिख दिया मैंने अलग अलग करके। बाय डेफिनेशन ये क्या बन गया? ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ। ये क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय एफ। देखो मैच करते जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय एफ माइनस, यहां ये क्या बन गया बेटा? ये तुम्हारा बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। तो यहां से ये डेफिनेशन आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये प्रूव हो गया बेटा। क्लियर है? इसी में पर्टिकुलर केस अगर लो, ए और बी को डिसजॉइंट ले लूं मैं, ए एंड बी को डिसजॉइंट ले लें, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो ए इंटरसेक्शन बी तो फाई हो जाएगा,
ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा 5 हो गया। क्लियर? तो यहां से पर्टिकुलर रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय एफ। ये तो तुम्हारा 0 बन गया। ठीक है, यहां से ये पर्टिकुलर रिजल्ट आ गया एक। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो बेटा तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ लिखना चाह रहे हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ, यहां से क्या होगा बेटा, व्हाट विल दिस बी? बाय डेफिनेशन अगर तुम बोलो, इसको बताओ मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट डेफिनेशन लिखने की बजाय क्या करो, प्रोबेबिलिटी तुम्हें दी हुई है बेटा, ठीक है, मैं ऐसे लिख लूं, ये मेरे को डिराइव करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय ई, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी एफ के रिस्पेक्ट में, मैंने ई लिख दिया, एक मिनट, एफ के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको लिख लूं तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आप जानते हो ऑलरेडी ये क्या हो गया, 1, हम पहली प्रॉपर्टी में प्रूव भी कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय एफ तुम्हारा 1 आ गया। एस को मैं क्या लिख सकता हूं, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। भाई ई और ई कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लगा दोगे, पूरा का पूरा एस आ जाएगा, ये हो गई 1। और ई कॉम्प्लीमेंट कैसे हैं, डिसजॉइंट, ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से ये क्या बन गई, ये बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ इक्वल टू 1। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। यहां से मेरा प्रूव हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ये थर्ड प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई, एकदम सिंपल थी। अब इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दी है। आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दी आपको 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी आपको 9/13, 13 से 13 गया, 4/9 आंसर आ गया। आया बेटा ये आंसर, क्लियर हुआ एकदम। ठीक है, ए बाय बी निकालनी थी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ये सीधी मैंने डेफिनेशन लगाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट रिजल्ट आ गया तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब 2 बच्चों का सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, एस में लिखूं तो बेटा दोनों बॉयज हो सकते हैं, बॉय और गर्ल हो सकता है, गर्ल और बॉय हो सकता है, और दोनों गर्ल हो सकते हैं। ये है आपका सैंपल स्पेस पूरा का पूरा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो बेटा ये क्या कह रहा है कि गिवन है कि एटलीस्ट 1 इज बॉय, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों लड़के होंगे। ठीक है, तो इवेंट मान लो बेटा, इवेंट मान लो बोथ बॉयज, कि दोनों के दोनों बॉयज हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां पर क्या हो गई बेटा आपकी, दोनों के दोनों बॉयज का एक ही चांस है, 1/4। ठीक है, दूसरा केस, दूसरा इवेंट कह रहा है एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज बॉय। एफ इवेंट मानो एटलीस्ट 1 इज बॉय, एटलीस्ट 1 इज बॉय। ठीक है, एटलीस्ट 1 इज बॉय, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गई बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई 3/4। और बोथ बॉयज और एटलीस्ट 1 इज बॉय,
ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं अगर, तो क्या आएगा, एक ही तो केस है बॉय कोमा बॉय वाला, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गई बेटा आपकी 1/4। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। एफ इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालने जाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाल चुके हो 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/4, यहां से आंसर आ गया 1/3। बात समझ आई? तो दोनों इवेंट ले लिए आपने बेटा, एक बोथ बॉयज वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, एटलीस्ट वन बॉय वाले की निकाल ली। फिर कह रहा है ये ऑलरेडी अकर कर चुका है, मतलब जो ऑलरेडी अकर कर चुका है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि भाई अब दोनों के लड़के होने के क्या चांस हैं। तो अगर एटलीस्ट वन बॉय पहले ही है तो दोनों के लड़के होने का चांस एक बच गया, और ये दोनों गर्ल वाला केस रिमूव हो गया वहां से, तो 1/3 आ गई। उस जनरल तरीके से भी 1/3 बता दी मैंने तुम्हें, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से भी बता दी बेटा। क्लियर है? एकदम बढ़िया। अगला देखते हैं। 10 कार्ड्स आर नंबर्ड 1 to 10, ठीक है, इन अ बॉक्स। अब इस बॉक्स में क्या हो रहा है, 1 कार्ड इज ड्रोन, तो सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस क्या है, 1 आ सकता है तुम्हारा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका बेटा सैंपल स्पेस हो गया। अब क्या कह रहा है, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रोन कार्ड इज मोर देन 3, जो आपने कार्ड निकाला उस पर नंबर 3 से ज्यादा है, ठीक है। तो ई इवेंट आपने मान लिया मोर देन 3 नंबर आने का। मोर देन 3 नंबर कब कब आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 9 और 10, ये 7 केसेस में आ सकता है। इन 7 केसेस में बेटा अगर आपको प्रोबेबिलिटी देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 क्या हो गई, 7/10, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। एफ इवेंट मान लो कि एक इवन नंबर आता है, तो एफ इवेंट का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10। मतलब आपके इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन इज 1 2 3 4 5, 5/10। और दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन देखो कि ग्रेटर देन 3 भी है बच्चे, और आपका इवन नंबर भी है। तो उस केस में क्या क्या आएगा, इंटरसेक्शन एफ में आएगा 4 6 8 और 10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी हो गई आपके सामने, 4/10। अब तुम्हें कह रहा है कि इफ इट इज नोन दैट द ड्रोन कार्ड इज मोर देन 3, कि ई इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, ठीक है, ई इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है। तो इस बार तुम्हें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। ई इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका हमारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्यों भाई, क्योंकि 3 तो मेरे को पहले ही पता चल गया है। एफ इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी बेटा 4/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, 7/10, यहां से आ गया 4/7, ये है 4/7 आपका आंसर। तो ध्यान से समझना, कौन सा इवेंट हो चुका वही डिनोमिनेटर में। इस बार ई, हर बार ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी ऑफ एफ मत लिख देना बेटा, हमारा ई हो चुका, तो तुमने जो इवेंट माना है उसमें देखना कौन सा हो चुका है। ई हो चुका था तो मैंने डिनोमिनेटर में ई लिखा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ देम 430 आर गर्ल्स। एक स्कूल में 1000 बच्चों में से बेटा 430 लड़कियां हैं, ठीक है। और इन 430 लड़कियों में से, इन 430 गर्ल्स में से 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। मतलब 12th क्लास में गर्ल्स कितनी हैं, 12th क्लास में गर्ल्स हैं बेटा 10% ऑफ 430 माने 43, ये मेरे को पता चल गया।
अब कोई भी एक बच्चा रैंडम चूज कर लिया आपने क्लास 12th का, अब ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़की चूज करी होगी। तो इवेंट कौन सा हो चुका कि 12th क्लास का बच्चा है, ये तो ऑलरेडी हो चुका, ठीक है। तो अब बेटा क्या करो, इवेंट मान लो, इवेंट मानो कि स्टूडेंट्स आपके कहां हैं, इन 12th क्लास, ये ई इवेंट मान लिया, ठीक है। एफ इवेंट मान लो कि गर्ल्स इन द स्कूल, ठीक है, उस स्कूल में लड़कियां कितनी हैं। अब तुम्हें कह रहा है कि एक बच्चा आपने 12th का सेलेक्ट किया, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है बच्चे, 12th क्लास वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका, ठीक है। एफ कह रहा है गर्ल्स इन द स्कूल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई है बेटा 430/1000, है ना, 430/1000 हो गई। यहां से आ गया 43/100, ये आ गया। दूसरा ई इंटरसेक्शन एफ देखो, ई इंटरसेक्शन एफ अगर मैं देखूं तो बेटा क्या है कि 12th क्लास में लड़कियां कितनी है, 43, 12th क्लास में लड़कियां कितनी है, 43। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये आ गई 43/1000। अब तुम कह रहे हो सर ई की प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं पाए, बेटा ई की प्रोबेबिलिटी की जरूरत भी ना पड़ेगी तुम्हें। कैसे आपको निकालने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन स्टूडेंट स्टडीज chosen studies in class 12th given that chosen student is a girl, गर्ल आपने चूज करी है तो ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाय एफ की, लड़की है ये ऑलरेडी हो चुका, तो यहां से आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 43/1000 अपॉन 43/100, यहां से आ गया बेटा 100/1000 माने 0.1, ठीक है, 0.1 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि जो आपने लड़की उठाई वो क्लास 12th में होगी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इस इवेंट को मानना जरूरी था। क्लियर, इवेंट आपको देता ही है कि भाई 12th क्लास का बच्चा है, ये लो व्हाट इज द क्लास 12th का बच्चा है एक इवेंट, वो लड़की है दूसरा इवेंट, ठीक है, ये एकदम सिंपली समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, अब अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को आपने 3 बार फेंका, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे बेटा 6 × 6 × 6, टोटल आउटकम हो गए 216, 216 आउटकम्स टोटल हो गए, ये मेरे को अभी तक पता चल गया। अब क्या कह रहा है ए इवेंट कि 4 ऑन द 3rd थ्रो, कि तीसरे थ्रो पे 4 आए। अच्छा, लिखना शुरू करो इसका सैंपल स्पेस, ए का सैंपल स्पेस लिखोगे तो क्या हो सकता है, पहले पे 1 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आ गया, फिर 1 2 4 1 3 4 ऐसे करके 164 तक आ गए हम। फिर बेटा आपका आया 214 224 ऐसे करके 264 तक, फिर ऐसे ही बेटा ये हो जाएगा 314 ऐसे करके 364 तक, है ना, 414 ऐसे करके 464 तक, 514 524 564 तक, क्लियर, 614 ऐसे करके 664 तक। तो ये आ गए बेटा आपके 36 आउटकम, ए में हो गए ये आपके 36 आउटकम, ठीक है जी। बी इवेंट क्या कह रहा है, 6 ऑन द फर्स्ट 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। बी इवेंट में कह रहा है कि पहले पर 6 आए, दूसरे पर 5 आए, तीसरे पर अब कुछ भी आ जाए, तो 651 652 653 ऐसे करके 654 और 656
655 और 656, पहले पर 6, दूसरे पर 5, 651, 652, 653, 654, 655, 656। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखूं अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं देखूं बेटा, तो एक ही कॉमन आ रहा है भैया, 6 से शुरू होने वाली लाइन है, इसमें 61, 65 केवल यहाँ है, 654, एक यही इवेंट कॉमन आ रहा है, कॉमन है आपका 654, ये आपका कॉमन है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो गई, ए इंटरसेक्शन बी हो गई 1/216, एक आना है आउट ऑफ टोटल 216। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो तो 36/216, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखूं तो 6/216। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ये मैंने लिख लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी ऑलरेडी अकर हो चुका, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/216, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/216, यहां से आ गया 1/6, आपका आंसर बन गया बेटा। ठीक है, एकदम सिंपल है, 1/6 आपका आंसर भी बन गया। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो ये था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में सब कुछ। आई होप आपको अच्छे से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेटा क्लियर हो गई होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट करके बताएं मेरे को। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू। वीडियो हेल्प कर रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत बेटा।